हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर। तो आज हम इसके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। और इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और आप इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिट 2 हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो नंबर 1 जो हमारा स्टैंडर्ड आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 CS1 जो है वो रिवाइज भी हुआ था 2015 में और इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI द्वारा इशू किया गया ये स्टैंडर्ड, जो कि डील करता है कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के ऊपर, है ना। हमारी बहुत तरीके की कॉस्ट होती है ना, तो उसको क्लासीफाई कैसे करना है उस टाइप से ये जो है डील करता है ये हमारा स्टैंडर्ड 1, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वही लिखा हुआ है जो भी बताया कि ये स्टैंडर्ड डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के प्रिंसिपल से, ताकि डिटरमाइन कर पाए हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या है CS1 का? ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, कंसिस्टेंसी लानी है। हमारे कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन दी कॉस्ट स्टेटमेंट, ताकि जो भी हम कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है CS1 का, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के प्रिंसिपल्स में क्या लाना चाहता है, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है, ताकि कॉस्ट स्टेटमेंट जो भी हम प्रेजेंट करें, जो भी डिस्क्लोज करें, वो सही से हो, है ना। स्कोप की बात करें तो स्टैंडर्ड शेल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट। तो ये CS1 जो है ये कॉस्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, यानी कि कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी तो कॉस्ट शीट में भी हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते थे, है ना। प्राइम कॉस्ट निकालना, फिर वर्क कॉस्ट निकालना, अलग अलग टाइप की कॉस्ट निकालना, है ना। तो वो क्या थी? वो कॉस्ट स्टेटमेंट ही तो थी। अब कॉस्ट स्टेटमेंट में हमको क्लासिफिकेशन करना ही पड़ता है कॉस्ट का, और इसीलिए ये स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, हमको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है कॉस्ट की और डिस्क्लोज़र साथ में। तो ये इसका स्कोप है। अब कुछ डेफिनेशंस आती हैं इसमें, वो हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो मैंने कुल यहाँ पे 5 डेफिनेशंस ली हैं। नंबर 1 है एबनॉर्मल कॉस्ट। तो एबनॉर्मल कॉस्ट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जो कॉस्ट नॉर्मल ना हो। एन अनयूजुअल कॉस्ट हुज अकरेंस इज यूजुअली इरेग्युलर, है ना, जो रेगुलर नहीं होती बट कभी कभार हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आप इसको बोल सकते हो, जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन में हो जाती है इनकर, तो उसी को ही हम एबनॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या हैं? कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट, मतलब उन सभी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट जो जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो जनरल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वो सभी एक्टिविटीज़ की जो कॉस्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहलाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन लॉजिकल ग्रुप हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर एंड पर्पस। तो कुल मिला के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमारी कॉस्ट की सभी आइटम्स आती हैं एक लॉजिकल ग्रुप में, जिनका अपना एक नेचर होता है। सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन भी होता है और एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन भी होता है।
कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो कन्वर्जन यानी कि जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो भी कन्वर्ट करने की कॉस्ट होती है वो कन्वर्जन कॉस्ट है। कि कन्वर्जन कॉस्ट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। बस इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी जो भी कॉस्ट होएगी प्रोडक्शन की वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या है, एक मेजरमेंट है मॉनेटरी टर्म्स में कि हाँ भाई लागत आ रही है, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेजर कर रहे हैं कि कितना रुपए लगे ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमने अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज़ किया है उस पर कितनी कॉस्ट आई, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना ही हमारा कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद CAS1 के प्रिंसिपल्स की बात की गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो नंबर 1 यहाँ पे हमें गिवन है, cost shall be classified by the process of grouping the component of cost। कि cost को हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, जो भी हमारे cost के components हैं उनकी grouping करके, ठीक है, अंडर अ कॉमन डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ नेचर, है ना भाई। कोई cost जो है वो सिमिलर नेचर की है तो उनका हम ग्रुपिंग कर देंगे, है ना। आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर अंडर कॉमन हेड्स, मतलब उनका जो है ग्रुप बना देंगे एक कॉमन हेड्स में, तो फिर जो है उसको क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। उसके बाद इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये क्या है, एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हर आइटम को, और द सिस्टमेटिक प्लेसमेंट ऑफ लाइक आइटम्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर, मतलब जो भी उनके कॉमन फीचर्स होंगे जो एक दूसरे से मैच करते होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा करते हैं। तो द सेम कॉस्ट में अपीयर इन सेवरल डिफरेंट क्लासिफिकेशन, मतलब वही एक कॉस्ट जो है वो अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के पर्पस के ऊपर। कॉस्ट इज क्लासिफाइड नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट जो है वो क्लासिफाई की जाती है मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स की टर्म्स में नॉर्मली, और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें सब क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। सब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि मान लो एक कॉस्ट है, फिर हम उसको और ज़्यादा भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, सब क्लासिफिकेशन है। तो सच सब क्लासिफिकेशन में भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कॉस्ट, तो वो सब क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कॉस्ट की नेचर के अकॉर्डिंग होगा। लिमिट्स, फंक्शन लाइंस, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर यूजफुल ब्रेकअप, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब क्लासिफिकेशन करते रहेंगे। तो अप्रोप्रिएट सब क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द यूजेस टू बी मेड ऑफ द कॉस्ट रिपोर्ट, कि हम कॉस्ट रिपोर्ट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, यानी कि पर्पसिव आप इसको बोल सकते हैं। तो कॉस्ट में बी क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। अब कॉस्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के नेचर में भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हाई कॉस्ट की, मतलब इसमें हाई एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उसको हम अलग कर देंगे, इसमें लो एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उसमें अलग कर देंगे। तो एक्सपेंसेस के बेसिस में भी क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आप कैसे करोगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसमें आप बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आप कुछ तरीक़ों से करोगे। पहला पॉइंट है बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, उसके बाद दूसरा पॉइंट है बाय नेचर ऑफ ट्रेजेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड पॉइंट हमारा बाय फंक्शन, फंक्शन के द्वारा कैसे करेंगे, फिर बाय नेचर ऑफ बिहेवियर है, फिर बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस है। बस तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा जो आता है वो आता है बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक्सपेंसेस के नेचर, मतलब एक्सपेंसेस नेचर के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे। तो आइटम ऑफ कॉस्ट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, तो अलग अलग आइटम्स में अलग अलग टाइप की कॉस्ट लगती है, तो उनके नेचर से जो है वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, मतलब अलग होती हैं। तो कॉस्ट शैल बी गैदर टुगेदर इन देयर नेचुरल ग्रुपिंग्स, मतलब उनकी ग्रुपिंग करते हैं हम, जैसे कि मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस। तो बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से 3 पॉइंट्स आएंगे, मटेरियल आएगा, 3 कैटेगरी हमारी, एम्प्लॉई आएगा और उसके बाद एक्सपेंसेस आएगा। तो मटेरियल की बात करें सबसे पहले, तो मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मटेरियल्स के लिए यूज़ होती है ना, हमने मटेरियल ख़रीदा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट बनाना है हमको, मटेरियल तो चाहिए ना।
और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस, अगर हमारा कोई सर्विसेज का काम है और उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल कॉस्ट होगी। और इसमें हमारे नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, टैक्सेस एंड ड्यूटी जो है ये भी आ सकते हैं, दैट कैन बी क्वांटिफाइड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। ये हो गई हमारी मटेरियल कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? आर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन देते हैं ना हम, एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हम उनको वेजेस सैलरी देते हैं ना, वो कंसीडरेशन होता है। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट आर कंसीडरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट पेड, हम उनको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, अलाउंसेस देते हैं, पर्क विजिट्स देते हैं ना उसमें, तो वही सब वो हमारा क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट है, कि हमने एक एम्प्लॉय को रखा, उसको जो भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी सैलरी पे कर रहे हैं, वो सब क्या है? हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट है। चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे टेम्प्ररी हो, तो वो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और यही सब, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, वेजेस, सैलरी और अदर पेमेंट्स वगैरह इंक्लूडिंग बेनिफिट्स, ये सब आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में आएंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल कॉस्ट के अलावा जो खर्चे होते हैं, मतलब मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा जो खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, पेमेंट फॉर बोट आउट सर्विस, हमने जो है किसी से सर्विसेज ली तो उसमें पेमेंट करी तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। जो प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं वो भी हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। ये तो था हमारा बाय नेचर ऑफ क्या था? एक्सपेंसेस, है ना। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है बाय नेचर ऑफ ट्रेजेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो बाय नेचर ऑफ ट्रेजेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हमें क्या गिवन है कि क्लासिफिकेशन शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, की क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे होना चाहिए? बेसिस ऑफ मेथड, कि हम कैसे कॉस्ट असाइन कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट के ऊपर कैसे उसको कॉस्ट असाइन कर रहे हैं। इफ़ अ कॉस्ट कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे, अगर हम इकोनॉमिकली फिजिबल वे में अगर कॉस्ट असाइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ टर्म्ड एज डायरेक्ट टू दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और अगर जो है हम कॉस्ट जो है वो असाइन डायरेक्टली नहीं हो सकता तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का समझ में आया। डायरेक्ट कब होएगी? जब हम उसको असाइन कर सकते हैं कॉस्ट को डायरेक्टली, और जब हम नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमने अभी पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वही होती है जिसको हम असाइन कर सकते हैं किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में इकोनॉमिकली फिजिबल वे में। और रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विसेज विच आर आइडेंटिफिएबल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब देखो कुल मिला के जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया प्रोडक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आपका आएगा? इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट आएगी, मतलब आप मटेरियल लाए, आपने रखा, है ना, वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो गई। फ्रेट इन्वॉल्व, मतलब खरीदने का जो भी कैरिएज भाड़ा वगैरह लगा वो। टैक्सेस, ड्यूटीज़, इंश्योरेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल, जितना भी मटेरियल से रिलेटेड खर्चा होगा वो सब हमारा डायरेक्ट के अंतर्गत डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वो एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकती है वही जिसको असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर, मतलब उन वर्कर्स की कॉस्ट ऑफ वेजेस जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम लिंक्ड कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के साथ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें हमारे इंक्लूड्स होते हैं बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी हो गया, ESI, ओवर टाइम, इंसेंटिव, बोनस, लीव एनकैशमेंट, तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वही सब आपके रॉयल्टीज़ आएंगी, हायरिंग चार्जेस आएंगे, जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो इसमें वही कॉस्ट, अभी हमने सब कुछ डायरेक्ट के बारे में पढ़ा, अब वही सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है अब। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ
कोस्ट वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, इकोनॉमिकली फिजिबल वे में हम नहीं कर सकते। जैसे कि क्या, कंज्यूमेबल स्पेयर एंड पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स हो गए, लुब्रिकेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, मतलब जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, तो वो सब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ कोस्ट की बात करें तो आपके सिक्योरिटी स्टाफ को सैलरी देना, ऑपरेटिंग मैनेजर को सैलरी देना, ये सब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो ये आपके इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इसका आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा ट्रेसेबिलिटी वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और इसमें मटेरियल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, मटेरियल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद आता है फंक्शन के द्वारा कैसे आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फंक्शन का यहाँ पे आपको चार्ट गिवन है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कार्य होते हैं ना, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, डेवलपमेंट। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होगा। बिहेवियर की बात करें तो फिक्स कॉस्ट जानते हैं आप बहुत अच्छे से, वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं कॉस्ट तो वो बाय नेचर ऑफ बिहेवियर कहलाता है। उसके बाद बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि अब प्रोडक्शन और ऑपरेशन यानी कि जो कार्य हो रहा है प्रोसेस, उसके नेचर के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड होगा। तो कोस्ट शैल ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट बैच कोस्ट आता है, प्रोसेस कोस्ट आता है, ऑपरेशन कोस्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट और जॉइंट कोस्ट। तो देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बैच कोस्ट की बात करते हैं तो बैच कोस्ट शेल बी द एग्रीगेट कोस्ट रिलेटेड टू अ कोस्ट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स, है ना। बैच कोस्टिंग आपने पढ़ा होगा ना, जब हम बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट एक साथ बनाते हैं ग्रुप में, तो वो बैच कोस्टिंग होती थी। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तो एक एग्रीगेट है जो एक कोस्ट यूनिट से रिलेटेड है, मतलब वो सभी टोटल कोस्ट बोल सकते हैं आप इसको। प्रोसेस कोस्ट की बात करें तो प्रोसेस कोस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी, जहाँ पे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं सीक्वेंस में। प्रोसेस कोस्टिंग आपने पढ़ा है ना, उसमें हम सीक्वेंस में जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोसेस कोस्टिंग कहलाता है। तो वो उसकी जो भी कॉस्ट, उसकी जो भी लागत आएगी वो प्रोसेस कॉस्ट कहलाएगी। ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेशन कॉस्ट शैल बी द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, मतलब हम कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन कॉस्ट कहलाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएंगे। जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो वो कॉस्ट है कॉमन रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हम बोल सकते हैं कि हम दो या तीन प्रोडक्ट एक ही जगह बना रहे हैं और हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉमन रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो होगी जॉइंट कॉस्ट। मतलब वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी कि जॉइंट कॉस्ट, कि हम भाई तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो तीनों की मिला के है ये कॉस्ट, तो वो जॉइंट कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी किया गया है, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। तो अब हमारा बस प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रह गया है। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो CAS1 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कॉस्ट आइटम इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट क्लासिफिकेशन, कि यहाँ पे जो भी कॉस्ट आइटम्स होगी ना हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट में, वो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करेंगे, दैट्स इट। दूसरा, को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम्स शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसको हमें साल जो भी मतलब आज कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं तो अगले साल भी करेंगे, उससे अगले साल भी करेंगे, तो पीरियड टू पीरियड हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। डिस्क्लोजर की बात करें तो एनी चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शैल बी मेड ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि अगर आपको कुछ चेंज करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में तो आप तभी कर पाओगे जब कानून उसकी मंजूरी दे, और फॉर कंप्लायंस विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इसकी मंजूरी दे तब आप कर सकते हो, और अगर वो चेंज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। दूसरा, एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन विच हैज़ मटीरियल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शैल बी डिस्क्लोज इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, कि आपने कोई चेंज करा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में और उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है
तो उसको भी आपको अपने को स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो वेयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट असरटेनेबल होली और पार्टी, द फैक्ट शैल नॉट बी इंडिकेटेड इन द पोस्ट स्टेटमेंट। तो वही सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।